Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is अमृत टेक्नोलॉजी। PIB की न्यूज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम जानेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास हैज डेवलप्ड द अमृत टेक्नोलॉजी फॉर रिमूविंग आर्सेनिक एंड मेटल आयंस फ्रॉम वाटर। ये टेक्नोलॉजी किस चीज़ के लिए डेवलप किया गया और किसके द्वारा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास ने डेवलप किया है अमृत टेक्नोलॉजी को ताकि रिमूव किया जा सके आर्सेनिक और मेटल आयंस को वाटर से। अमृत टेक्नोलॉजी इसको डेवलप किया गया है IIT मद्रास के द्वारा और इसका फोकस है कि रिमूव किया जाए आर्सेनिक और मेटल आयंस को वाटर से ताकि एड्रेस किया जा सके वाटर क्वालिटी के इश्यू को। उपयोग करके नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का ये सिलेक्टिवली एलिमिनेट करता है आर्सेनिक को जब वाटर पास होता है इससे। तो दिस टेक्नोलॉजी इज सुटेबल फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड कम्युनिटी लेवल वाटर प्योरिफिकेशन अलाइनिंग विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ जल जीवन मिशन। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये सुटेबल है दोनों ही डोमेस्टिक और कम्युनिटी लेवल वाटर प्योरिफिकेशन के लिए। ये अलाइन करता है जो ऑब्जेक्टिव है जल जीवन मिशन का उसके साथ। द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन हैज रिकमेंडेड अमृत फॉर कंसिडरेशन इन एड्रेसिंग वाटर एंड सैनिटेशन चैलेंजेस। और जो स्टैंडिंग कमेटी है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का, उन्होंने रिकमेंड किया है अमृत टेक्नोलॉजी को ताकि कंसीडर किया जाए इसको एड्रेस करने के लिए वाटर और सैनिटेशन चैलेंज के लिए। आर्सेनिक के बारे में भी हम जान लें। Arsenic is a chemical element, symbol As, that occur naturally in the earth crust. Arsenic can be found in various forms, including inorganic and organic compound. Inorganic arsenic is often considered toxic and can pose serious health risk to human when present in drinking water, leading to issue like arsenic poisoning. आर्सेनिक एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल जो है एस है। ये नेचुरली ऑकर करता है अर्थ के क्रस्ट में। आर्सेनिक पाए जाते हैं अलग अलग फॉर्म में जिसमें कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों है। इनऑर्गेनिक आर्सेनिक जो है इसको माना जाता है कि ये टॉक्सिक है और इसके कारण सीरियस हेल्थ रिस्क हो सकता है ह्यूमन के लिए जब ये प्रेजेंट होता है ड्रिंकिंग वाटर में। तो इसके कारण इश्यू जैसे कि आर्सेनिक पॉइजनिंग का हो सकता है। जल जीवन मिशन के बारे में भी हम जान लें। जल जीवन मिशन को लॉन्च किया गया था 2019 में। इसका मकसद था प्रोवाइड करना सेफ और सफिशिएंट ड्रिंकिंग वाटर को हर एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड को टैप कनेक्शन की मदद से सारे ही रूरल हाउस होल्ड तक भारत के 2024 तक। ये जो टारगेट सप्लाई करने का है 55 लीटर वाटर पर पर्सन पर डे फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के माध्यम से 2024 तक। द मिशन ऑल्सो कवर अर्बन एरिया इंश्योरिंग यूनिवर्सल वाटर सप्लाई थ्रू फंक्शनल टैप इन ऑल स्टैट्यूटरी टाउन। और ये जो मिशन है ये कवर कर रहा है अर्बन एरिया को। ये इंश्योर करता है कि यूनिवर्सल वाटर का सप्लाई हो फंक्शनल टैप के मदद से सारे स्टैट्यूटरी टाउन में। Progress show an increase from about 17% to approximately 71% of rural household with tap water connection by December 2023. Additionally, all 328 arsenic affected habitation awaiting tap water supply have received safe drinking water through community water purification plant. और जो प्रोग्रेस है उसमें देखा गया है इंक्रीज 17% से अप्रॉक्सीमेटली 71% का रूरल हाउस होल्ड के लिए, जहाँ पर टैप वाटर कनेक्शन जो है दिसंबर 2023 तक प्रोवाइड कर दिया गया है। साथ साथ जो सारे 328 आर्सेनिक अफेक्टेड हैबिटेशन थे जो कि इंतजार कर रहे थे टैप वाटर सप्लाई के लिए, उनको भी सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है कम्युनिटी वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट से प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI। तो जो ग्लोबल पार्टनरशिप की बात की गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, इसके बारे में हम जानेंगे। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है। Global Partnership on Artificial Intelligence Summit in New Delhi concluded with the representative from 28 countries and European Union adopting the New Delhi Declaration। जो ग्लोबल पार्टनरशिप था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जिसका समिट आपका न्यू दिल्ली में कंक्लूड हुआ, जिसमें जो रिप्रेजेंटेटिव थे 28 कंट्री और यूरोपियन यूनियन के, उन्होंने अडॉप्ट किया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को। मेजर पॉइंट ऑफ द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, जो मेजर पॉइंट था न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का, इसको हम समझ ले। तो जो फोकस की बात कही गई थी, डिक्लेरेशन फोकस ऑन मिटिगेटिंग रिस्क एसोसिएटेड विद AI डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट एंड एडवोकेट फॉर इक्विटेबल एक्सेस टू क्रिटिकल AI रिसोर्स। ये जो डिक्लेरेशन है ये फोकस कर रहा है कि मिटिगेट किया जाए जो रिस्क एसोसिएटेड है AI डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट से, और इसने कहा है कि इक्विटेबल एक्सेस हो क्रिटिकल AI रिसोर्सेज का। इंपॉर्टेंस की अगर इसकी हम बात करें तो ये एक्नॉलेज कर रहा है जो रैपिड प्रोग्रेस है एडवांस AI सिस्टम का और जो उसका पोटेंशियल है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। कंसर्न फ्लैग्ड अबाउट एडवांस AI सिस्टम, जो चिंता रेज किया गया है एडवांस AI सिस्टम को लेके। तो कंसर्न जैसे कि आपका मिस इन्फॉर्मेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और जो थ्रेट है ह्यूमन राइट और डेमोक्रेटिक वैल्यू का, ये सारे कंसर्न रेज किए गए हैं। सपोर्ट फॉर इंडिया कोलैबोरेटिव AI अप्रोच, जो सपोर्ट की बात कही गई है भारत के कोलैबोरेटिव AI अप्रोच के लिए।
तो जो इंडोरमेंट्स है इंडिया के कोलैबोरेटिव अप्रोच बिल्डिंग एआई सिस्टम के लिए, ये जो है सपोर्ट कर रहा है प्रोजेक्ट को इक्विटेबल एक्सेस के लिए जो क्रिटिकल एआई रिसोर्सेज है, जिसमें कि कंप्यूटिंग, डाइवर्स डाटा सेट, एल्गोरिथम, सॉफ्टवेयर, टेस्टबेड, ये सारे जो है कंपाइलेंस करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और डाटा प्रोटेक्शन लॉ को। इंक्लूसिव एआई बेनिफिट, जो इंक्लूसिव एआई बेनिफिट की बात कही गई है, ये इंश्योर करेगा कि जो एआई बेनिफिट है वो इंक्लूसिव हो और एक्सेसिबल हो सारे कंट्रीज़ के लिए पूरे विश्व में, जिसमें कि ग्लोबल साउथ भी आएगा। प्रिंसिपल फॉर ए ग्लोबल एआई फ्रेमवर्क, जो प्रिंसिपल की बात कही गई है ग्लोबल एआई फ्रेमवर्क के लिए, तो ये बात कर रहा है ग्लोबल एआई फ्रेमवर्क का, जो कि ग्राउंडेड होगा डेमोक्रेटिक वैल्यू और ह्यूमन राइट के साथ। ये सेफगार्ड करेगा डिग्निटी को, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, प्राइवेसी, सिक्योरिटी। ये फोस्टर करेगा इनोवेशन को और प्रमोट करेगा ट्रस्टवर्दी, रिस्पॉन्सिबल, सस्टेनेबल और ह्यूमन सेंटर्ड उपयोग को एआई का। एआई इनोवेशन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, तो जो एग्रीमेंट है ये प्रायोरिटाइज कर रहा है एआई इनोवेशन को एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी। ये एक न्यू थीमेटिक प्रायोरिटी होगा। रिकॉग्नाइज किया जा रहा है जो इंपॉर्टेंस है एआई का सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन के लिए, रेजिस्टेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, इकोसिस्टम रीजनरेशन और इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड एंड सॉइल क्वालिटी के लिए। परस्यूट्स ऑफ डाइवर्स मेंबरशिप फॉर जीपीएआई, जो परस्यूट की बात कही गई है डाइवर्स मेंबरशिप को जीपीएआई के लिए, तो कमिटमेंट दिया गया है कि परस्यू किया जाएगा एक डाइवर्स मेंबरशिप को जीपीआई के लिए, जिसमें पार्टिकुलर फोकस जो है ये होगा इंक्लूड करना लो और मिडिल इनकम कंट्री को। ये जो डिक्लेरेशन है इसका मकसद है कि इंश्योर किया जाए एक ब्रॉड रेंज ऑफ एक्सपर्टाइज को, नेशनल और रीजनल व्यू को, जिसको कि शेयर किया जाएगा। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, ये जो ग्लोबल पार्टनरशिप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट का, ये आपका न्यू दिल्ली में कंक्लूड हुआ, जिसमें जो रिप्रेजेंटेटिव थे 28 कंट्री और यूरोपियन यूनियन के, उन्होंने अडॉप्ट किया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को। ग्लोबल पार्टनरशिप इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जान लें हम। तो ये एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया था 2020 के जून के समय पे। तो कब लॉन्च किया गया था? जून 2020 में। इसका मकसद था कि कम किया जाए जो गैप है थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। मेंबरशिप की अगर हम बात करें तो 15 फाउंडिंग मेंबर है, जिसमें कि इनिशियली भारत भी है। करेंटली 29 मेंबर स्टेट है, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। मेंबरशिप की अगर हम बात करें ग्लोबल पार्टनरशिप इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो ये ओपन है सारे कंट्री के लिए, जिसमें कि एमर्जिंग और डेवलपिंग कंट्री भी आएंगे। सेक्रेटेरिएट की अगर हम बात करें तो इसका जो सेक्रेटेरिएट है इसको होस्ट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा पेरिस में। प्रेसिडेंसी की अगर हम बात करें तो इंडिया ने हैंडओवर कर दिया प्रेसिडेंसी को ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 2022-23 का। 4 थीम की इसमें बात कही गई है, कौन कौन सी? कि रिस्पॉन्सिबल एआई हो, डाटा गवर्नेंस, फ्यूचर ऑफ वर्क और इनोवेशन एंड कमर्शियलाइजेशन, ये 4 थीम है। ऑब्जेक्टिव की अगर इसकी हम बात करें तो ये फैसिलिटेट करेगा इंटरनेशनल कोऑपरेशन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, एक साथ लाएगा जो एक्सपर्ट है साइंस, इंडस्ट्री, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल बॉडी और एकेडमिया को, उन सबको एक साथ लाएगा। जीपीआई जो है ये सपोर्ट करेगा कटिंग एज रिसर्च को और अप्लाइड एक्टिविटी के लिए एआई रिलेटेड प्रायोरिटीज़ में। फाउंडिंग मेंबर की अगर हम बात करें तो कौन कौन से कंट्री फाउंडिंग मेंबर है ये आपको याद होना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, स्लोवेनिया, यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन। कि आपको पता होना चाहिए कि भारत इसका मेंबर है और इसमें फिलहाल चाइना नहीं है और रसिया नहीं है, तो ये आपको याद होना चाहिए। एआई के बारे में हम जान लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये मशीन परफॉर्मिंग टास्क होता है हिस्टोरिकली इसके लिए, जिसके लिए आपको पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती थी, अब वो मशीन के द्वारा हो जा रहा है। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो मशीन लर्निंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, बिग डाटा, न्यूरल नेटवर्क और सेल्फ एल्गोरिथम इस काम को करने में मदद करते हैं। एक्सपेक्टेड ग्रोथ की अगर हम बात करें तो $967 बिलियन का एक्सपेक्टेड ग्रोथ है 2035 तक। 450 से 500 बिलियन US का ग्रोथ की बात कही गई है कि इसका कारण हो सकता है भारत के जीडीपी में 2025 तक ही, जो कि 10% होगा कंट्री के यूएस का जो टारगेट है $5 ट्रिलियन जीडीपी का, उसको अचीव करने में, यानी इसका ह्यूज कंट्रीब्यूशन हो सकता है भारत के ग्रोथ में। इंडिया के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया है इसके लिए तो नेशनल एआई स्ट्रेटजी रेज 2020, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव समिट, ये सारे इनिशिएटिव हैं जो कि भारत के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राजमन्नर कमेटी फॉर सेंटर स्टेट रिलेशन। तो इस कमेटी के बारे में हम जानेंगे। इसको बनाया गया था 1969 में तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो कमेटी है इसको हेड किया गया था पीवी राजमन्नर के द्वारा, जिन्होंने क्रिटिकल रिकमेंडेशन दिया था ग्रेटर डिवोल्यूशन ऑफ पावर को लेकर स्टेट के लिए।
तो कब बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। क्या रिकमेंडेशन दिया गया था वो भी हम समझ लें। इंटर स्टेट काउंसिल, इसमें प्रपोज किया गया था कि क्रिएट किया जाए काउंसिल को, जो कि फैसिलिटेट करेगा कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन को अलग अलग स्टेट के बीच में। इंटर स्टेट काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया था 1990 पे। डिवोल्यूशन ऑफ रेवेन्यू, डिवोल्यूशन की बात की गई थी रेवेन्यू को, तो सजेस्ट किया गया था कि एक ब्रॉडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, ताकि एम्पावर किया जा सके स्टेट को इकोनॉमिकली। एक्सरसाइज ड्यूटी और सेस को शेयरेबल कहा गया था इसमें। तो रिकमेंड किया गया था कि कंपलसरी डिवीजन और कुछ टाइप के टैक्सेस का यूनियन और स्टेट के बीच में। ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट टू स्टेट लिस्ट, जो ट्रांसफर की बात कही गई थी सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट में, इसमें कहा गया था कि जो शिफ्ट हो स्पेसिफिक सब्जेक्ट का, जैसे कि मिनरल ऑयल रिसोर्स, इसको यूनियन लिस्ट से स्टेट लिस्ट में शिफ्ट किया जाए। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस फॉर स्टेट, ये फोकस कर रहा था जो आवश्यकता था स्टेट का उसके ऊपर कि उनके पास अथॉरिटी हो आर्म सेंट्रल लॉ के ऊपर, जिसको इनेक्ट किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। कंसल्टेशन विद स्टेट, इतना रिक्वेस्ट किया था ऑब्लिगेटरी डिस्कशन को स्टेट के साथ, को अगर कोई डिसीजन लेना है जो कि इम्पैक्ट करता हो स्टेट के इंटरेस्ट को। तो सिग्निफिकेंस किसकी अगर हम बात करें तो इसने प्ले किया एक सिग्निफिकेंट रोल को आर्टिकुलेट करने के लिए स्टेट के व्यू पॉइंट को सेंटर स्टेट रिलेशन को लेके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सेप्टेंस ऑफ अवार्ड फ्रॉम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जानेंगे इसके बारे में हम। इंडियन गवर्नमेंट ने इश्यू किया एक नए गाइडलाइंस को, जो कि मैंडेट कर रहा है प्रायर अप्रूवल लेना होगा आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, जैसे कि मिनिस्ट्री सेक्रेटेरिएट से या कैबिनेट सेक्रेटरी से। अगर हायर ऑफिशियल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्सेप्ट करेंगे किसी भी अवार्ड को प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, तो यानी आपको परमिशन लेना होगा पहले। ये जो मूव है ये प्रॉम्प्ट किया गया है नॉन कंपाइलेंस को देखते हुए एग्जिस्टिंग नॉर्म्स को। इसका फोकस है कि जो अवार्ड है वो लैक कर रहा है मॉनिटरी बेनिफिट को और साथ साथ रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन को। ये जो गाइडलाइंस है इसका मकसद है इंश्योर करना स्ट्रिक्ट एडरेंस को रेगुलेशन आउटलाइन इन सेंट्रल सिविल सर्विस रूल 1964 को, और जो सब्सिक्वेंट ऑर्डर है ये प्रायोरिटाइज करता है गवर्नमेंट रिकॉग्निशन को प्राइवेट अवार्ड के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पेटेंट एक्सक्लूजन, तो जो पेटेंट एक्सक्लूजन की बात कही गई है इसके बारे में हम जानेंगे। अभी हाल ही में जो जजमेंट दिया गया था जस्टिस सेंटी कुमार रामामूर्ति के द्वारा मद्रास हाई कोर्ट के, इन्होंने रेज किया कंसर्न को एक्सक्लूजन को लेके पेटेंटेबिलिटी का फार्मास्यूटिकल और मेडिकल पेटेंट के लिए अंडर सेक्शन 3 ऑफ द पेटेंट एक्ट 1920। इंडिया का जो है क्या केस था, तो नोवोजाइम्स वर्सेस असिस्टेंट कंट्रोल ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन। तो जो आपका केस था नोवोजाइम्स वर्सेस असिस्टेंट कंट्रोल ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन, इसमें फोकस था सेक्शन 3 क्लॉज ई के ऊपर, जो कि एक्सक्लूड कर रहा था मर एग्रीगेशन को। की पॉइंट क्या था, तो जिसको कि हम जानते हैं एग्रीगेट के रूप में वही पेटेंट एलिजिबल होते हैं अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट जो है वो पूरा करेगा पेटेंट क्राइटेरिया को। तो एविडेंस की आवश्यकता थी डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए सिनर्जिस्टिक प्रॉपर्टी को। और जो दूसरा केस था आपका हांगकांग एंड शंघाई यूनिवर्सिटी वर्सेस असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ पेटेंट, इसमें फोकस था सेक्शन 3 क्लॉज 1 के ऊपर यानी आई के ऊपर, जिसमें बात कही गई थी कि एक्सक्लूड किया जाए मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस को। इसका की पॉइंट क्या था, तो एक्सक्लूड किया जाए एक्सटेंडेड बियॉन्ड वीवो इन्वेसिव डायग्नोसिस को और इंक्लूड किया जाए प्रोसेस को डिजीज डायग्नोसिस का। कोर्ट ने फोकस किया जो आवश्यकता है क्लियर ब्लाइट लाइन रूल की पेटेंट लॉ इनकन्सिस्टेंसी को लेके, सर्टेनिटी और एफिकेसी जो है डिसीजन मेकिंग को लेके इंडियन पेटेंट ऑफिस के द्वारा। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.